दोस्तों, नवी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं नविता आपके लिए स्टैटिक जीके पर सेट 2 आपके लिए आज लेकर आई हूं। तो अगर आपने सेट 1 अब तक नहीं देखा है तो आप उसे भी वॉच कीजिए जरूर, क्योंकि स्टैटिक जीके जो है ये हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रहता है, तो इसे आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और अब तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा इन वीडियोज को शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेट सेकंड का डिस्कशन। क्वेश्चन नंबर 1 है, नेम द ऑथर ऑफ द बुक द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 टू 1859। आपको इस किताब द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के ऑथर का नाम बताना है। चार ऑप्शन आपके पास है, एस एन सेन, वीर सावरकर, आर सी मजूमदार एंड कार्ल मार्क्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने ये पुस्तक लिखी थी, द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। और देखिए, इससे मिलती जुलती कुछ और भी पुस्तकें हैं, तो उनके राइटर्स के साथ आप कंफ्यूज नहीं होना। मैं आपको बता देती हूँ कि इनसे मिलती जुलती जो भी किताबें हैं वो किसने लिखी हैं। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है वो बहुत एग्जाम्स में पूछी भी जाती है, वो वीर सावरकर, या फिर आपको ऑप्शन में मिलेगा विनायक दामोदर सावरकर। उन्होंने, वीर सावरकर ने वो द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लिखी, और द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है ये कार्ल मार्क्स ने लिखी है। कॉजेज ऑफ इंडियन रिवोल्ट ये लिखी थी सैयद अहमद खान ने। इसमें आपको स्वतंत्रता संग्राम के क्या कारण रहे इंडियन रिवोल्ट की, कॉजेज ऑफ इंडियन रिवोल्ट, ये इस पुस्तक में बताया गया है। ये लिखी थी सैयद अहमद खान ने। और 1857 ये लिखी थी एस एन सेन ने। और द सिपॉय मुटिनी एंड द रेबिलियन ऑफ 1857 ये पुस्तक जो है ये आर सी मजूमदार की है। तो आप चाहे साथ साथ इनको नोट डाउन कर लीजिए। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ कि कॉजेज ऑफ इंडियन रिवोल्ट जो है वो है सैयद अहमद खान की, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वीर सावरकर जी की है, 1857 एस एन सेन ने लिखी है, और द स्पाई म्यूटिनी एंड द रिबेलियन ऑफ 1857 ये आर सी मजूमदार जी की है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। शंकर्स इंटरनेशनल डॉल्स म्यूजियम इज सिचुएटेड इन विच सिटी। आपको बताना है कि जो शंकर इंटरनेशनल डॉल म्यूजियम है वो कौन से शहर में है, न्यू दिल्ली, नागपुर, लखनऊ या कानपुर। तो करेक्ट आंसर जो है वो आपका ऑप्शन ए ही है, न्यू दिल्ली में ये है। और इस जो ये म्यूजियम है ये दिल्ली में एक बहुत ही बड़ा संग्रह ये है। इसे राजनीतिक कार्टूनिस्ट के शंकर पिल्लई ने स्थापित किया था। के शंकर पिल्लई ने शंकर इंटरनेशनल डॉल्स म्यूजियम की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, द पेंटिंग ऑफ बोधिसत्व पदमपनी इज अ फेमस पेंटिंग एट। आपको बताना है कि जो बोधिसत्व पदमपनी की पेंटिंग है वो कहां पर है। ऑप्शन ए दौलताबाद फोर्ट में है, ऑप्शन बी इलोरा में है, ऑप्शन सी बाग, या ऑप्शन डी अजंता केव्स में है। तो करेक्ट आंसर जो है आपका वो है ऑप्शन डी, अजंता में। अजंता केव्स में दीवारों को मूल रूप से चित्रों में शामिल किया गया था, लेकिन केवल 9 जीवित चित्र ही मौजूद हैं अब वहां पर। सबसे प्रसिद्ध बोधिसत्व पदमपाणि है, जिसका इस क्वेश्चन में जिक्र किया गया है। पदमपाणि एक संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है वन हु होल्ड लोटस, यानी कि कमल को धारण करने वाला। तो याद रखिएगा, बोधिसत्व पदमपाणि इज अ पेंटिंग एट अजंता केव्स। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच अमंग द फॉलोइंग मठ इज रिलेटेड विद बुद्धिज्म। आपको बताना है इनमें से कौन सा मठ है जो बुद्धिज्म के साथ, बौद्ध धर्म के साथ जिसका संबंध है। ऑप्शन ए आपको दिया गया है चैत्य, ऑप्शन बी इज अंगेरी, ऑप्शन सी इज खांगा एंड ऑप्शन डी इज दकमा। तो आपका जो सही आंसर है इस क्वेश्चन का वो है ऑप्शन ए चैत्य। चैत्य, चैत्य हॉल, चैत्य ग्रह या कैत्य दक्षिण एशियाई धर्मों में एक मंदिर या प्रार्थना हॉल या अभ्यारण्य को संदर्भित करता है। यह शब्द बौद्ध धर्म में सबसे कॉमन है, जहां एक इसमें क्या होता है चैत्य के अंदर कि एक छोर पर, एक साइड इसमें एक स्तूप शामिल होता है। जब भी ऐसे इसकी फॉर्मेशन होती है तो उसमें एक साइड एक स्तूप बनाया जाता है। तो ध्यान रखिए जो चैत्य है वो किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म से। क्वेश्चन नंबर 5 इज, व्हाट इज द हिस्टोरिकल नेम ऑफ द सिटी ऑफ गुवाहाटी। गुवाहाटी जो शहर है असम का, आपको बताना है कि उसका हिस्टोरिकल नेम, उसका पुराना नाम क्या था। चार ऑप्शन आपके पास है। फर्स्ट ऑप्शन है पुरुषपुरा, सेकंड इज
मछलीपट्टनम, ऑप्शन सी इज भाग्यनगर, या ऑप्शन डी प्रयाग ज्योतिषपुर। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन डी प्रयाग ज्योतिषपुर। प्रयाग ज्योतिषपुर जो है वो गुवाहाटी का पुराना नाम था। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि गुवाहाटी जो है, इससे एक क्वेश्चन और भी कई बार पूछा जाता है कि कामाख्या टेम्पल कहाँ है। तो गुवाहाटी अपने कामाख्या मंदिर के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। यह मंदिर गुवाहाटी रेलवे स्टेशन से 10 किलोमीटर की दूरी पर नीलाचल पहाड़ी के ऊपर स्थित है। और अगर बाकी इनकी बात करें कि जो ऑप्शन आपको दिए गए थे कि पुरुषपुर, पुरुषपुर जो है वो पेशावर का पुराना नाम है। पेशावर का पुराना नाम क्या था? पुरुषपुर। और सेकंड ऑप्शन तो ये मछलीपट्टनम था, ये तो आपको बता देती हूँ मैं, ये मसूलीपट्टनम का ही है पुराना नाम, जिसे मसूला या बंदर भी कहा जाता है। भाग्यनगर जो है ये हैदराबाद का पुराना नाम था। भाग्यनगर जो है वो हैदराबाद का। और प्रयाग ज्योतिषपुर जो इस क्वेश्चन में पूछा गया था वो गुवाहाटी का पुराना नाम है। तो याद रखिए आप, ताकि इनमें से कोई भी ऑप्शन, कोई भी अगर पूछा जाए तो आपके पास उसका आंसर हो। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द फाउंडर ऑफ फिनिक्स सेटलमेंट। आपको बताना है कि फिनिक्स सेटलमेंट के फाउंडर कौन थे, इसकी स्थापना किसने की। 4 ऑप्शन आपके पास है, महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर, स्वामी विवेकानंद, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। करेक्ट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी फिनिक्स सेटलमेंट के फाउंडर थे। 1904 में डरबन के पास गांधी जी द्वारा स्थापित फिनिक्स सेटलमेंट को 27 फरवरी 2000 को दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति जुलू राजा और अन्य कई नेताओं ने एक समारोह में औपचारिक रूप से फिर से खोल दिया। देखिए, इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1904 में हुई थी, लेकिन उसके बाद ये कुछ टाइम के लिए बंद कर दिया गया था। लेकिन 2000 में दोबारा से दक्षिणी अफ्रीका के एक जो राष्ट्रपति थे जुलू राजा और कुछ और उनकी पार्टी के जो नेता थे, उन्होंने किसी एक समारोह के दौरान इसको दोबारा ऑफिशियली इसको फिर से रीओपन कर दिया। तो आपसे ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बन जाता है कि इसको दोबारा कब ओपन किया गया था? फरवरी 2000 में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1904 में। क्वेश्चन नंबर 7 है, अच्छन महाराज इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स। आपको बताना है कि अच्छन महाराज का संबंध किस क्षेत्र से है। 4 आपको दिए गए हैं ऑप्शन, म्यूजिक से यानी संगीत से उनका संबंध है, या राइटिंग से लेखन से है, पेंटिंग से है, या नृत्य से है, डांस से है। तो करेक्ट आंसर जो है वो आपका ऑप्शन डी ही है कि उनका संबंध जो है वो डांस से है। अच्छन महाराज जो है ये शास्त्रीय नृत्य शैली कथक के प्रसिद्ध नृतक हैं। उनको अच्छन इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो बहुत अच्छे थे। इनका संबंध जो है वो लखनऊ घराने से था। इनका वास्तविक नाम क्या था? जगन्नाथ महाराज। ये प्रसिद्ध कथक नृतक बिरजू महाराज के पिता थे और शंभू महाराज के बड़े भाई थे। हम ये कह सकते हैं कि इन्हें कथक नृत्य की कला जो है वो विरासत में मिली थी, क्योंकि इनकी सारी ही फैमिली जो है वो क्लासिकल डांसिंग में ही एंगेज थी। तो और आपको ये भी पता होना चाहिए कि कथक जो है वो कहाँ का है लोक नृत्य, सॉरी, ये कहाँ का क्लासिकल डांस है। तो ये शास्त्रीय नृत्य है नॉर्दर्न इंडिया का, उत्तरी भारत का, क्योंकि यूपी में जो ये है वो परफॉर्म किया जाता है ज्यादातर। क्वेश्चन नंबर 8 है, द पांडा बिलोंग्स टू द सेम फैमिली एज दैट ऑफ। कि पांडा जो है वो किस फैमिली से बिलोंग करता है? कैट की फैमिली से, बियर की फैमिली से, रैबिट या रैट की फैमिली से। तो करेक्ट आंसर जो है वो है आपका बी, बियर। भालू की फैमिली से जो है वो पांडा बिलोंग करता है। क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडिकेटर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। कि इनमें से जो आपको दिए गए हैं ऑप्शन, उनमें से HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी कि मानव विकास सूचकांक का संकेतक कौन सा ऑप्शन, कौन सा विकल्प नहीं है। ए ऑप्शन आपके पास है लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कि जीवन प्रत्याशा। बी ऑप्शन आपके पास है पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय। सी ऑप्शन है नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। या डी ऑप्शन एजुकेशनल अटेनमेंट यानी कि शैक्षिक प्राप्ति। तो आपको बताना है कि इन सब में से मानव विकास सूचकांक का कौन सा संकेतक नहीं है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी,
राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम जो है वो इसका सूचक नहीं है, क्योंकि राष्ट्रीय आय किसी भी एक विशेष वर्ष के दौरान उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य है। तो ये आपका HDI को निर्धारित नहीं करता है। हु रोट द बुक द कंपनी ऑफ वुमेन? द कंपनी ऑफ वुमेन पुस्तक के लेखक कौन है? चार ऑप्शन आपके पास है, जॉन ग्रे, डेविड बेल्डेकी, डिक फ्रांसिस या खुशवंत सिंह। करेक्ट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन डी, खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह ने द कंपनी ऑफ विमेन ये पुस्तक लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंडेड इन द ईयर। आपको बताना है कि असहयोग आंदोलन जो है इसकी कब समाप्ति हुई थी। चार ऑप्शन आपके पास है, सन 1919, सन 1922, सन 1925 या 1930। तो सही उत्तर जो है वो है आपका ऑप्शन बी, 1922। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन जो है इसे महात्मा गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में सितंबर 1920 से लेकर फरवरी 1922 तक भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक नई जागृति का प्रतीक माना गया। लेकिन फरवरी 1922 में चोरा चोरी, जो कि एक उत्तर प्रदेश में जगह पड़ती है, वहां के गांव में एक गुस्साई भीड़ ने कुछ पुलिस अधिकारियों की हत्या कर दी, और जिसके चलते फिर गांधी जी ने खुद इस आंदोलन को बंद कर दिया था। और इसके अगले महीने ही बिना किसी कारण के को बताए ही गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो आपको ये बताना है कि शुरू कब हुआ था। अगर ये पूछा जाए तो 1920 में ये शुरू हुआ और ये 1922 में खत्म हो गया था चोरा चोरी इंसिडेंट के बाद। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द कैपेबिलिटी ऑफ सेल डिवीजन इन प्लांट्स? कि इनमें से आपको बताना है कि सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन की क्षमता किसकी होती है। चार आपको ऑप्शन दिए गए हैं, जाइलम, पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा या एपिकल मेरिस्टेम। सही जो जवाब है वो है आपका ऑप्शन डी, एपिकल मेरिस्टेम। जो साधारण पौधे होते हैं इनकी वृद्धि को मेरिस्टेम टिश्यू द्वारा सुगम बनाया जाता है, क्योंकि यह पौधे में सेल डिवीजन की प्राइमरी साइट होती है। जो कोशिका विभाजन है वो एपिकल मेरिस्टेम से ही शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 13 इज, नेम द एस्ट्यूरी ऑन द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। आपको बताना है कि भारत और पाकिस्तान की सीमा पर मुहाना का क्या नाम है। चार ऑप्शन आपके पास है। ऑप्शन ए है दमन क्रीक, ऑप्शन बी है सर क्रीक, ऑप्शन सी इज मांडवी क्रीक एंड ऑप्शन डी इज कारवार क्रीक। करेक्ट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन बी, सर क्रीक। सर क्रीक भारत के गुजरात राज्य और पाकिस्तान के सिंध प्रांत के बीच एक मुहाना यानी कि एस्चुरी है। भारत और पाक के बीच विवाद मुख्य रूप से तेल और गैस के उच्च रिजर्व की उपस्थिति के कारण होता है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो गैस डिपॉजिट्स और ऑयल डिपॉजिट्स बहुत ही ज्यादा मात्रा में है। तो इसी को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच झगड़ा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 14। हु वाज द फर्स्ट वुमेन जज ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट? आपको बताना है कि दिल्ली हाई कोर्ट की सबसे पहली महिला जज कौन थी। चार ऑप्शन आपके पास हैं। ऑप्शन ए है लीला सेठ, ऑप्शन बी है रूमा पाल, ऑप्शन सी इज सुजाता मनोहर एंड ऑप्शन डी इज अन्ना चंडी। तो करेक्ट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन ए, लीला सेठ। लीला सेठ देश की एक राज्य उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश और प्रतिष्ठित लेखक विक्रम सेठ की मां है। इनका अब निधन हो चुका है। 86 वर्ष की उम्र में नोएडा स्थित इनके निवास पर इनका निधन हो गया था। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहुत बहुत बार ये पूछा जाता है कि दिल्ली हाई कोर्ट जो है या कोई भी स्टेट हाई कोर्ट की फर्स्ट वीमेन जज जो है ये लीला सेठ रही हैं, और इनके बेटे विक्रम सेठ जो है वो भी एक बहुत ही अच्छे लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 15 इज, विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम्स वाज फाउंडेड बाय राजा वोडेयार? आपको बताना है कि राजा वोडेयार ने कौन से किंगडम की, कौन से राज्य की इन्होंने स्थापना की थी। ऑप्शन ए है मैसूर, ऑप्शन बी इज मदुराई, ऑप्शन सी इज तंजावुर एंड ऑप्शन डी इज गोवा। तो सही जवाब जो है वो है आपका ऑप्शन ए, मैसूर। येदुर्या वोडेयार मैसूर साम्राज्य के पहले महाराजा थे। शुरुआत में वोडेयार परिवार ने विजयनगर साम्राज्य के एक जागीरदार राज्य के रूप में कार्य किया था।
तो आपको ये याद रखना है कि फर्स्ट महाराजा जो थे मैसूर के वो यही थे, यदुराय वोडेयार। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 इज व्हाट डज द लेटर एस डिनोट इन AFSPA, एन एब्रिविएशन वी ऑफन सी इन न्यूज़पेपर्स। कि हम कई बार देखते हैं, अखबार में पढ़ते हैं AFSPA, तो ये एब्रिविएशन यूज होती है। तो आपको बताना है कि इसमें एस जो है ये लेटर क्या डिनोट करता है। ऑप्शन ए स्लो, ऑप्शन बी स्टेट, ऑप्शन सी सॉलिड एंड ऑप्शन डी स्पेशल। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन डी स्पेशल। AFSPA की फुल फॉर्म होती है आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम 1958 भारत की संसद का एक कार्य है जो भारतीय सशस्त्र बलों को विशेष अधिकार प्रदान करता है ताकि अशांत जो क्षेत्र हैं, डिस्टर्ब्ड जो एरियाज हैं, उनमें सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने की शक्ति प्राप्त हो सके। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। व्हाट कॉजेज इग्निशन इन अ डीजल इंजन। डीजल इंजन में आपको बताना है कि प्रज्वलन किस कारण होता है। ऑप्शन ए स्पार्क, ऑप्शन बी ऑटोमेटिक स्टार्टर, ऑप्शन सी कंप्रेशन या ऑप्शन डी फ्रिक्शन की वजह से। करेक्ट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन सी कंप्रेशन। डीजल इंजन संपीड़न यानी कंप्रेशन के माध्यम से अपने ईंधन को प्रज्वलित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 इज the device that connects the computer without the use of cables is called। कि जो डिवाइस कंप्यूटर को कनेक्ट करे बिना तारों के यूज के उसे आप क्या बोलेंगे। डिस्ट्रीब्यूटेड, ऑप्शन बी सेंट्रलाइज्ड, ऑप्शन सी ओपन सोर्स या ऑप्शन डी फ्री। तो वो होता है फ्री या फिर आप उसे वायरलेस बोल सकते हैं। फ्री डिवाइस उसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 आपके पास है। इन विच ईयर डिड मदर टेरेसा विन द नोबेल पीस प्राइज। आपको बताना है कि मदर टेरेसा को नोबेल शांति पुरस्कार जो है वो किस वर्ष में मिला था। 1975, 1979, 1981 या फिर 1982 में। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन बी 1979 में। 1979 में 1979 में उन्हें उनके मानवीय कार्यों के लिए नोबेल शांति पुरस्कार मिला और उसके अगले वर्ष ही भारत सरकार ने उन्हें सन 1980 में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट्स वर स्टार्टेड इन द ईयर। आपको बताना है स्वदेशी और जो बहिष्कार आंदोलन थे वो किस वर्ष में शुरू हुए थे। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ऑप्शन ए है 1904, ऑप्शन बी है आपके पास 1905, ऑप्शन सी है 1906 या ऑप्शन डी 1907। जो इसका सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन बी 1905। स्वदेशी आंदोलन, जिसे अब मेक इन इंडिया अभियान के रूप में भी जाना जाता है, आधिकारिक तौर पर यह 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता टाउन हॉल बंगाल में घोषित किया गया था। स्वदेशी आंदोलन के साथ साथ बहिष्कार आंदोलन भी चलाया गया। इन आंदोलनों में भारत में उत्पादित वस्तुओं का उपयोग करना और जो ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड चीजें थी, ब्रिटिश निर्मित सामान जो थे, उनको जलाना शामिल था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ मॉडिफायर की। आपको बताना है कि इनमें से जो चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इनमें से मॉडिफायर की कौन सी है। और पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मॉडिफायर की क्या होती है। मॉडिफायर की इज अ की दैट मॉडिफाइज द एक्शन ऑफ अनदर की व्हेन द टू आर प्रेस्ड की टुगेदर। एक संशोधक की कुंजी जो होती है, मॉडिफायर की जो होती है, वो दो कीज को एक साथ दबाने पर दूसरी कुंजी की जो कार्रवाई है उसको मॉडिफाई यानी संशोधित करते हैं, उसे हम मॉडिफायर की कहते हैं। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी है मॉडिफायर की। चार ऑप्शन आपके पास है। ऑप्शन ए है कंट्रोल की, ऑप्शन बी शिफ्ट की, ऑप्शन सी इज ऑल्ट की एंड ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ द अबव यानी कि उपयुक्त सभी। तो ये सारी ही मॉडिफायर कीज है, तो आपका ऑप्शन डी जो है वो इसमें सही होगा। और मॉडिफायर कीज जो होती हैं आपके कंप्यूटर में, जो आपके कीबोर्ड पर ये अवेलेबल होती हैं, वो कौन कौन सी होती है। कंट्रोल की, ऑल्ट की, शिफ्ट की, कमांड, ऑप्शन, फंक्शन, ये सारी जो होती हैं ये मॉडिफिकेशन के लिए यूज होती हैं, संशोधन के लिए इनका यूज होता है।
और ये कीज जो है ये किसी और ऑप्शन के साथ साथ में दबाई जाती है, मतलब कि एटलीस्ट 2 keys are pressed at a single time and they perform some specific operation. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 इज व्हेन इज द वर्ल्ड टूरिज्म डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। इसमें आपको बताना है कि विश्व पर्यटन दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, 25 सितंबर को, 26 सितंबर को, 27 सितंबर को या फिर 28 सितंबर को। तो करेक्ट आंसर जो जाता है वो है आपका ऑप्शन सी 27 सितंबर। 27 सितंबर को वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाया जाता है, क्योंकि जो टूरिज्म है ये एक टूरिस्ट सेक्टर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट इकोनॉमी का हमारा ये सोर्स है। तो और 2019 में इसकी मेजबानी भी करने वाला देश भी भारत था। और वैसे आपको ये क्वेश्चन याद रखना है, ये डेट आपको याद रखनी है कि 27 सितंबर जो है इसे वर्ल्ड टूरिज्म डे के रूप में मनाया जाता है और हर बार अलग अलग देश जो है इसकी मेजबानी करते हैं। Question number 23 is in parliament who takes the final decision on whether a bill is a money bill or not। आपको बताना है कि संसद में ये कौन फैसला लेता है कि कोई भी जो विधेयक है वो मनी बिल है या नहीं है। ऑप्शन ए है आपके पास स्पीकर, ऑप्शन बी इज प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन सी इज वाइस प्रेसिडेंट एंड ऑप्शन डी इज फाइनेंस मिनिस्टर। जो सही जवाब है इसका वो है ऑप्शन ए स्पीकर। कोई भी बिल जो है, कोई भी विधेयक जो है वो वित्त या धन से संबंधित है या नहीं, इसका निर्णय जो है वो लोकसभा द्वारा पारित किए जाने पर अध्यक्ष द्वारा किया जाता है और फिर इसको राज्यसभा को भेजा जाता है। तो स्पीकर ये डिसाइड करता है कोई भी बिल जो है वो मनी बिल होगा या नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। विच इज द फर्स्ट इंडियन बैंक टू ओपन अ ब्रांच इन मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में के मेलबर्न शहर में अपनी पहली शाखा खोलने वाला कौन सा बैंक बना है, कौन सा भारतीय बैंक है जिसने अपनी पहली शाखा खोली है। ऑप्शन ए आपके पास है देना बैंक, ऑप्शन बी एसबीआई, ऑप्शन सी आईडीबीआई या ऑप्शन डी एचडीएफसी बैंक। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन बी एसबीआई बैंक। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ऑस्ट्रेलियन स्टेट ऑफ विक्टोरिया में अपनी पहली शाखा खोली है। Question number 25 is which of the following companies is the world's largest maker of computer chips। कि आपको बताना है कंप्यूटर चिप्स बनाने वाली सबसे बड़ी जो संसार की कंपनी है वो कौन सी है। 4 ऑप्शन आपके पास है, माइक्रोसॉफ्ट, एएमडी, इंटेल या फिर फ्यूचर सॉफ्ट। तो ऑप्शन सी इंटेल जो है वो आप की जो है सबसे बड़ी जो माइक्रो प्रोसेसर्स की कंपनी है और इस ये कंपनी जो है इसके हेडक्वार्टर्स जो है वो कैलिफोर्निया में है। तो ये भी आप याद रख लीजिएगा इसके साथ कि इंटेल जो है उसके हेडक्वार्टर जो है वो कैलिफोर्निया में है और ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट कंप्यूटर चिप्स या फिर माइक्रो प्रोसेसर्स, पीसी माइक्रो प्रोसेसर्स की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। क्वेश्चन नंबर 26 जो है विच अमंग द फॉलोइंग इज द कैपिटल ऑफ इथियोपिया। आपको बताना है कि अफ्रीकन कंट्री इथियोपिया की राजधानी क्या है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं। ऑप्शन ए आपके पास है एडिस अबाबा, ऑप्शन बी इज हरारे, ऑप्शन सी इज अर्जेंटीना या ऑप्शन डी अबूजा। तो इसका सही जवाब जो है वो है आपका ऑप्शन ए एडिस अबाबा। एडिस अबाबा जो है वो इथियोपिया की राजधानी है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। विच वॉज द फर्स्ट प्रोडक्ट टू गेट अ जीआई टैग इन इंडिया। ये क्वेश्चन जो है ना ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जाता है कि पहला कौन सा उत्पाद था जिसको भारत में जीआई टैग मिला। 4 ऑप्शन आपके पास है और चारों ही जो है वो मतलब बहुत फेमस चीजें हैं। ऑप्शन ए है कांचीवरम सिल्क, ऑप्शन बी इज अल्फोंसो मैंगो, ऑप्शन सी इज अरानी मिलर कनाडी, ऑप्शन डी इज दार्जिलिंग टी। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन डी दार्जिलिंग टी। दार्जिलिंग टी जो है इसे चाय की शैंपेन कहा जाता है। अक्टूबर 2004 में भारत में जीआई टैग मिलने वाला ये पहला उत्पाद बना था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नंबर 28 इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साउथ इंडियन क्लासिकल डांस। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है एक साउथ इंडियन दक्षिणी भारत का शास्त्रीय नृत्य है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं। ऑप्शन ए है भांगड़ा, ऑप्शन बी इज मणिपुरी, ऑप्शन सी इज कथक एंड ऑप्शन डी इज कथकली।
तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन डी कथकली। और देखिए ध्यान रखिएगा कि कथक और कथकली में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कथकली जो है ये साउथ इंडिया का, केरल का ये क्लासिकल डांस है, जबकि कथक जो है वो नॉर्थ इंडिया का, यूपी का डांस है। भांगड़ा जो है वो पंजाब का और मणिपुरी तो मणिपुर का डांस है। तो जो बाकी है वो तो साउथ के डांस नहीं थे, और केवल कथकली जो है ये केरल का क्लासिकल डांस था, तो यही एक साउथ इंडियन क्लासिकल डांस हुआ इनमें से। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। Who presided the first meeting of Constituent Assembly which took place on December 9, 1946 as its interim president? आपको बताना है कि जो मीटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, तो उसको प्रेसिडेंट के रूप में किसने उसको प्रिसाइड किया था। मीटिंग को जो 9 दिसंबर 1946 को मीटिंग हुई थी, उसको किसने एज अ प्रेसिडेंट अटेंड किया था। तो आपके पास चार ऑप्शन है, बी आर अम्बेडकर, सच्चिदानंद सिन्हा, के एम मुंशिया, जे बी कृपलानी। करेक्ट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन बी सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा जो है इन्होंने एज एन इंटरिम प्रेसिडेंट, इनको टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाया गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। तो फर्स्ट मीटिंग के ये प्रेसिडेंट रहे थे। और लेकिन देखिए एक और चीज आपको हमेशा जेबी कृपलानी में कंफ्यूजन रहेगा, लेकिन जेबी कृपलानी जो थे ये फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने एड्रेस की थी मीटिंग। इन्होंने ही अनाउंस किया था कि भाई जो टेम्परेरी प्रेसिडेंट है वो अभी के लिए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी रहेंगे। लेकिन फर्स्ट प्रेस, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि नेम द फर्स्ट पर्सन टू एड्रेस द मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो आपका होगा जेबी कृपलानी। अगर आपसे एज पर्सन टू अटेंड द मीटिंग एज इंटरिम प्रेसिडेंट ऐसे पूछा जाए, तो आपका आंसर होगा सच्चिदानंद सिन्हा। तो इसको बिल्कुल ध्यान से इसको समझ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 जो है, विच टाइगर रिजर्व हैज भोरसिंह द बारासिंगा एज इट्स ऑफिशियल मास्कोट? आपको बताना है कि कौन सी जो टाइगर रिजर्व है उसने भोरसिंह बारासिंगा को अपना ऑफिशियल औपचारिक मास्कोट के रूप में पेश किया। ऑप्शन ए आपके पास है सरिस्का टाइगर रिजर्व, ऑप्शन बी पन्ना टाइगर रिजर्व, ऑप्शन सी नमेरी टाइगर रिजर्व एंड ऑप्शन डी कान्हा टाइगर रिजर्व। करेक्ट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन डी कान्हा टाइगर रिजर्व। बारासिंघा या इसको आप स्वैम्प डियर कह सकते हैं, ये मध्य प्रदेश का राजकीय पशु भी है। और जो कान्हा टाइगर रिजर्व है ये भी मध्य प्रदेश में है। तो इसका कान्हा टाइगर रिजर्व ने हार्ड ग्राउंड दलदल हिरन यानी स्वैम्प डियर बारासिंघा को विलुप्त होने से बचाने के लिए जागरूकता फैलाते हुए उसे इस तरह ऑफिशियल मास्कोट के रूप में पेश किया। तो याद रखिए कान्हा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश का जो राजकीय पशु है वो बारासिंघा है, और बारासिंघा जो है वो कान्हा टाइगर रिजर्व का ऑफिशियल मास्कोट भी है। बाकी जो ऑप्शंस थे आपको एटलीस्ट इनका ये पता होना चाहिए कि ये टाइगर रिजर्व जो है ये कौन सी स्टेट में है। सरिस्का जो है वो राजस्थान में है, पन्ना टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में ही है, और नमेरी जो है ये असम में है। क्वेश्चन नंबर 31 इज हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड भारत नौजवान सभा? भारत नौजवान सभा के आपको बताना है कि इसके फाउंडर कौन थे। चार ऑप्शन आपके पास हैं। ऑप्शन ए है भगत सिंह, ऑप्शन बी इज वी डी सावरकर, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस एंड ऑप्शन डी इज दादा भाई नारोजी। द करेक्ट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन ए भगत सिंह। भगत सिंह ने भारत नौजवान सभा की 1926 में स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 32 इज चंबल रिवर इज अ पार्ट ऑफ, आपको बताना है कि चंबल नदी जो है वो किस बेसिन का पार्ट है। चार बेसिन्स के आपको नाम दिए गए हैं, साबरमती, गंगा, नर्मदा या गोदावरी। तो करेक्ट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन सी नर्मदा बेसिन। चंबल नदी जो है वो नर्मदा बेसिन का पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 33 इज अयोनिका पॉल बिलोंग्स टू विच स्पोर्ट? आपको बताना है कि अयोनिका पॉल का संबंध किस खेल से है। चार ऑप्शन आपके पास हैं, बॉक्सिंग, रेसलिंग, बास्केटबॉल एंड शूटिंग। तो करेक्ट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन डी शूटिंग। अयोनिका पॉल एक भारतीय शूटर है जो कि 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में भाग लेती हैं। इन्होंने ग्लासगो में 2014 में कॉमनवेल्थ गेम्स में रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल इन्होंने वहां जीता था। नंबर 34 की तरफ चलते हैं। लावनी इज अ फोक डांस ऑफ विच स्टेट? आपको बताना है कि लावनी जो है वो कहाँ का लोक नृत्य है।
देखिए एक चीज ध्यान रखिए, फोक डांस होता है लोक नृत्य, और क्लासिकल डांस जो होता है वो होता है शास्त्रीय नृत्य। तो इसमें ध्यान रखिएगा, लावणी जो है वो एक लोक नृत्य है। लोक, ये कौन सी स्टेट का लोक नृत्य है आपको ये बताना है। 4 ऑप्शन आपके पास है, राजस्थान, गुजरात, बिहार और महाराष्ट्र। तो करेक्ट आंसर जो है इसका वो है आपका ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का ये फोक डांस है लावणी। क्वेश्चन नंबर 35 इज द हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी इज फाउंड इन विच क्लाइमेट। आपको बताना है कि किस जलवायु में सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है। 4 ऑप्शन आपके पास है। ऑप्शन ए है सब ट्रॉपिकल, ऑप्शन बी तुंद्रा, ऑप्शन सी पोलर एंड ऑप्शन डी ट्रॉपिकल। तो करेक्ट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन डी, ट्रॉपिकल रीजन। आमतौर पर देखा गया है कि ट्रॉपिकल रीजन जो होते हैं, उष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र होते हैं, यहाँ पर अधिक जैव विविधता पाई जाती है। इसका एक कारण भी है, यहाँ पर जो उष्ण कटिबंधीय वन होते हैं इनमें स्टेबल इकोसिस्टम होता है, और साथ ही पशु और अन्य जो प्रजातियां हैं उनके अनुकूलन, उनके प्रजनन हेतु फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस यहाँ होती हैं। तो यही कारण है कि यहाँ पर जैव विविधता जो है वो बाकी क्षेत्रों के, बाकी जो एरियाज हैं, रीजन्स जो हैं, उनके कंपैरिजन में यहाँ पर सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 36 इज हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ पेंटर एट अकबर्स कोर्ट। आपको बताना है कि अकबर के कोर्ट में इनमें से कौन एक पेंटर नहीं था। 4 ऑप्शन आपके पास हैं। ऑप्शन ए है दशवंत, ऑप्शन बी इज अब्दुल समाद, ऑप्शन सी इज कल्याण दास एंड ऑप्शन डी इज बासवा। तो करेक्ट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन सी, कल्याण दास। कल्याण दास जो हैं ये एम्परर मोहम्मद शाह, जो कि दिल्ली के एम्परर थे, उनके कोर्ट में इन्होंने काम किया है। ये वहां पर पेंटर थे, तो ये अकबर के कोर्ट में नहीं थे। दशवंत जो है, अब्दुल सम्माद और बासवान, ये सब अकबर के कोर्ट में पेंटर थे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। द ग्रे क्लाउड्स दैट कॉजेज रेन। आपको उन गहरे रंग के बादलों को बताना है क्या कहते हैं जिनकी वजह से बारिश होती है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं। ऑप्शन ए है क्यूमुलस, ऑप्शन बी इज निम्बोस्ट्रेटस, ऑप्शन सी सीरस एंड ऑप्शन डी इज निम्बस। तो करेक्ट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन बी, निम्बोस्ट्रेटस। निम्बोस्ट्रेटस बादल गहरे भूरे रंग के बादल हैं जो गिरने वाली बारिश या बर्फ में फीके लगते हैं। ये इतने मोटे होते हैं कि अक्सर सूरज की रोशनी से ये बाहर निकलते हैं। तो याद रखिए कि निम्बोस्ट्रेटस आर द ग्रे क्लाउड्स दैट कॉजेस रेन। क्वेश्चन नंबर 38 इज विच एसिड इज प्रेजेंट इन स्टमक एंड हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड। कि हमारे पेट में कौन सा अम्ल प्रेजेंट होता है जो कि खाने को डाइजेस्ट करने में, पचाने में हमारी मदद करता है। 4 ऑप्शन आपके पास है। ऑप्शन ए है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑप्शन बी इज सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन सी इज निट्रिक एसिड एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। सही जो जवाब है वो है आपका ऑप्शन ए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। गैस्ट्रिक जूस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड भोजन को तोड़ता है, और पाचन एंजाइम जो हमारी डाइजेस्टिव एंजाइम होती है वो प्रोटीन को विभाजित करने का काम करती है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ये डाइजेशन में भी हमारी मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 39 है विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स इज फाउंड इन मोनाजाइट सैंड। मोनाजाइट सैंड में कौन सी खनिज पाई जाती है। ऑप्शन ए आपके पास है पोटेशियम, ऑप्शन बी इज थोरियम, ऑप्शन सी सोडियम एंड ऑप्शन डी इज हाइड्रोजन। तो करेक्ट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन बी, थोरियम। थोरियम मोनेजाइट रेत में निहित है। यह खनिज जो है ये प्लेजर डिपॉजिट से खनन किया जाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 है हु अमंग द फॉलोइंग रोट संस्कृत ग्रामर। संस्कृत ग्रामर किसने लिखी थी। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, कालिदास, पाणिनि, आर्यभट्ट और चरक। तो इसका सही जवाब जो है वो है आपका ऑप्शन बी, पाणिनि। पाणिनि जो है ये संस्कृत व्याकरण के रचयिता हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है विच इंडियन स्टेट इम्पोज्ड अ टोटल बैन ऑन द यूज ऑफ प्लास्टिक। तो कौन सी स्टेट जो है सबसे पहली स्टेट बनी जिसने टोटल बैन लगा दिया प्लास्टिक के यूज पे। 4 ऑप्शन आपके पास है, महाराष्ट्र, पंजाब, उड़ीसा या हरियाणा। तो करेक्ट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है सबसे पहले प्लास्टिक पर बैन लगाने वाली ये स्टेट बनी। क्वेश्चन नंबर 42 है द डिस्प्यूट ओवर सियाचिन ग्लेशियर इज बिटवीन। आपको बताना है कि सियाचिन ग्लेशियर पर विवाद जो है वो किन 2 देशों के बीच है। इंडिया नेपाल, इंडिया चाइना, इंडिया पाकिस्तान या इंडिया अफगानिस्तान।
करेक्ट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन सी, इंडिया और पाकिस्तान। सियाचिन ग्लेशियर जो है ये कश्मीर की काराकोरम रेंज में ये लाई करता है, और ये जो काराकोरम रेंज है ये इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर के पास पड़ती है। तो सियाचिन ग्लेशियर जो है इसीलिए पाकिस्तान और भारत के बीच विवाद का कारण है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43 क्या है? बशार अल असद इज अ लीडर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। आपको बताना है कि असद जो है वो किस देश से का नेता है, किस देश से ये बिलोंग करता है। ऑप्शन ए है आपके पास ओमन, ऑप्शन बी सीरिया, ऑप्शन सी इज टूनिशिया, या ऑप्शन डी जॉर्डन। तो करेक्ट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन बी सीरिया। असद को 10 जुलाई 2000 को वहां का सीरिया का राष्ट्रपति चुना गया। उनके नेतृत्व में लगभग 97% जो वहां के लोग थे उन्होंने समर्थन दिया। सीरिया के राष्ट्रपति के रूप में उनकी भूमिका के अनुसार उन्हें सीरियन आर्म्ड फोर्सेस के कमांडर इन चीफ और बाथ पार्टी के क्षेत्रीय सचिव के पद पर भी नियुक्ति मिली। तो ध्यान रखिएगा, बशर अल असद जो है वो कहाँ के लीडर हैं? सीरिया के। क्वेश्चन नंबर 44 इज टिहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स इज लोकेटेड ऑन विच रिवर। आपको बताना है कि टिहरी जल विद्युत परिसर जो है वो किस नदी पर स्थित है। चार ऑप्शन आपके पास है। ऑप्शन ए है धौली गंगा, ऑप्शन बी मंदाकिनी, ऑप्शन सी अलकनंदा, या ऑप्शन डी भागीरथी। तो सही जवाब जो है वो है आपका ऑप्शन डी भागीरथी। भागीरथी नदी पर टिहरी जल विद्युत परिसर जो है ये स्थित है। क्वेश्चन नंबर 45 इज हु हैड मर्डर्ड जनरल माइकल डायर। आपको बताना है कि जनरल डायर जो है उनका किसने मर्डर किया था। चार ऑप्शन आपके पास हैं। ऑप्शन ए है उधम सिंह, ऑप्शन बी अनंत कारे, ऑप्शन सी भगत सिंह, या ऑप्शन डी खुदीराम बोस। तो करेक्ट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन ए उधम सिंह। जनरल डायर ने जलियांवाला बाग जो हत्याकांड करवाया था ये 13 अप्रैल 1919 को, तो उसका बदला लेने के लिए फिर उधम सिंह ने 13 मार्च 1940 को लंदन में चल रही कैक्सटन हॉल में एक मीटिंग चल रही थी, ज्वाइंट मीटिंग ये थी, वहां पर फिर इन्होंने जनरल डायर को मार दिया था, क्योंकि ये उसके प्रतिशोध लेना चाहते थे जो इन्होंने सबसे बुरा हत्याकांड जो जनरल डायर ने अमृतसर में करवाया, उसके प्रतिशोध के लिए उधम सिंह ने इनको वहां पर लंदन में मार गिराया था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। शेख निजामुद्दीन औलिया वाज डिसिपल ऑफ विच सूफी संत। आपको बताना है कि शेख निजामुद्दीन औलिया जो है वो किस सूफी संत के वो शिष्य रहे। चार ऑप्शन आपके पास हैं। ऑप्शन ए है बाबा फरीद, ऑप्शन बी है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ऑप्शन सी आपके पास है शेख नसीरुद्दीन मोहम्मद, या ऑप्शन डी शेख शाहिबुद्दीन। तो करेक्ट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन ए बाबा फरीद। शेख निजामुद्दीन औलिया जो हैं ये बाबा फरीद के शिष्य थे। क्वेश्चन नंबर 47 है अनिकातवाड़ा इज अ कोर थ्योरी एंड फिलोसफी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। आपको बताना है अनंत कांतवाड़ा जो है ये एक मुख्य जो सिद्धांत और दर्शन है ये किस धर्म से संबंधित है। चार ऑप्शन आपके पास हैं, जैनिज्म, सिखिज्म, वैष्णविज्म, या कम्युनिज्म। तो करेक्ट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन ए जैनिज्म। प्राचीन भारत में उभरे तत्वमीमांसा संबंधी सत्यों के बारे में इनांतकांतवादा जो है ये जैन सिद्धांत को संदर्भित करता है। यह बताता है कि परम सत्य और वास्तविकता जो है वो बहुत जटिल है और इसके कई पहलू हैं। तो आपको याद रखना है कि अनेकांतवाड़ा का संबंध किससे है? जैन धर्म से है। आपको इतना याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 48 है हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया हैव अ कोस्ट लाइन। की भारत के कितने राज्य हैं जहां पर कोस्ट लाइन है लगती है? 6, 8, 9 या 12 है। तो करेक्ट आंसर जो है ये इसका ऑप्शन सी है 9। 9 राज्य जहां पर कोस्ट लाइन लगती है। और इन राज्यों में कौन कौन से शामिल है? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। कंट्री वाज नोन एज ईस्ट पाकिस्तान बिफोर इट्स इंडिपेंडेंस। कि कौन सा देश है जिसे पूर्वी पाकिस्तान के रूप में जाना जाता था? ऑप्शन ए आपके पास है नेपाल,
बी भूटान, सी बांग्लादेश या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन सी बांग्लादेश। बांग्लादेश को इसकी इंडिपेंडेंस से पहले, आजाद होने से पहले, इसको ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। इस डिस्कशन का जो लास्ट क्वेश्चन है, 50th क्वेश्चन, वो है हु फाइल्ड द फर्स्ट आरटीआई एप्लीकेशन इन 2005 इन पुणे, कि 2005 में पहली आरटीआई एप्लीकेशन लगाने वाले कौन थे? ऑप्शन 4 आपके पास है, शहीद राजा बुरने, अली यावर जंग, करण सिंह या केशव पटेल। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, शहीद राजा बुरने। भारत में दायर होने वाली पहली आरटीआई जो है 12 अक्टूबर 2005 को शहीद रजा बर्नी नाम के व्यक्ति ने बनाई थी। पहला आवेदन जो है पुणे पुलिस स्टेशन में दिया गया था। इन्होंने आरटीआई दायर कर लापता मतदाताओं को लेकर लोकसभा चुनाव के दौरान हंगामे के मद्देनजर मतदाता सूची से उनके नाम हटाने की मांग की थी। तो फर्स्ट आरटीआई एप्लीकेशन फाइल करने वाले पहले कौन व्यक्ति थे? शहीद राजा बर्ने। और ये आपको ये पता होना चाहिए कि ये सबसे पहले कब आरटीआई लगी थी? 2005 अक्टूबर 2005 में, और पुणे के पुलिस स्टेशन में सबसे पहले ये फाइल की गई थी। तो इसी के साथ ये सेट जो है ये कंप्लीट होता है। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसको इतना ज्यादा शेयर कर दीजिए कि हर जो कैंडिडेट है किसी भी एग्जाम की जो तैयारी कर रहा है उस तक ये महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो है पहुंचे। और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाली हर जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। थैंक यू।